सभी JLV देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रहती है कि हर एक मुद्दे को लेके आप लोगों के साथ बातचीत करें या उन लोगों को आप लोगों के सामने लेकर आया जाए जिनका कहीं ना कहीं से वादे कश्मीर के साथ या समाज के साथ जो है ताल्लुकात हो। लगातार कुछ ऐसे आफा भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जिनका आंसर अभी नहीं मिला है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो समाज के अंदर हो रही है जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। गारमेंट की अगर बात करें उनकी और थोड़ी सी जो है तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। तो आज के इस मौजू में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड जनता दल के मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते कुछ सवालात, उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालातों के अच्छे से जवाब दे पाए। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेलकम करते हैं आपका JLV में। आपका भी मैं वेलकम कर रहा हूँ, आपने अपना टाइम निकाला। सजाद साहब, डायरेक्ट मेरा सवाल पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए स्टार्टेड जनता दल के जो प्रेसिडेंट है कश्मीर के अंदर जिम शाहीन, उन्होंने एक पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही वक्त पहले जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें जाके उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, मैं आप पार्टी के अंदर बिलखुसूस उसी अहदे पे मौजूद हूँ। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर वो वापस आना पड़ा उन्हें? देख लीजिए, एक घर में जो बर्तन होते हैं उसमें तो ठोकर लग जाते हैं। कुछ अपनी नाकामियाँ थी यहाँ पर कुछ लीडरों की, जिन्होंने पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी को गलत तरीके से पेश किया था यहाँ पर, और उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो शाहीन साहब ने सोचा कि अपनी इज़्ज़त बचाना सबसे बड़ी बात है, तो उसने उस टाइम वो रिज़ाइन दे दिया। मगर उसके बावजूद मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने वहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। तो और साथ ही साथ शाहीन साहब के साथ हम कन्वे में रह गए कि आप पार्टी में वापस आ जाइए ताकि इस घर को टूटने से हम बचाएंगे। और लास्ट पर वही हुआ। नेशनल प्रेसिडेंटों के साथ हमने बात की, हमारे नीतीश कुमार जी से हमने बात की, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है RP सिंह साहब से हमने बात की कि इस तरीके से मसला है। अब कुछ लोगों ने छलांग मारने की कोशिश की थी कि हम आसमान से टपक के कहीं पर छलांग मारे, उसमें वो नाकामयाब हुए। और जनता दल यूनाइटेड जैसे चल रहा था आज भी चल रहा है और आज भी मजबूती के साथ चल रहा है। इस वजह से वो शाहीन साहब हमने पार्टी में उसको वापस लाया। सजाद साहब, एक इनिशिएटिव आपने लिया था जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, हालांकि लोग आपको उस चीज़ को लेकर सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे कि ड्रग्स, हज़ारों अवेयरनेस प्रोग्राम्स कश्मीर के अंदर हुए लेकिन लेवल जो है इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही। लेकिन उसके हवाले से आपने बात करने की कोशिश करी थी, एक इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया था जिसमें जाके लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सजाद साहब, आपने अपने कश्मीर के युवाओं के अंदर या समाज के अंदर क्या कुछ लग रहा है अभी उस ड्रग्स के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जो जहर बन चुका है, जो हमारे युवाओं के रगों में दौड़ता है, उस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का मकसद क्या था और क्या लगता है आपको कि उसका रिजल्ट क्या है अभी तक? देख लीजिए, जो हमने ड्रग के ऊपर एक मुहिम चलाई थी कि ड्रग्स को हम कश्मीर से मुफ्त कर लेंगे। बदकिस्मती से कोविड आया, वो मुहिम अभी भी चल रही है, जिसमें हमने लगभग 50 to 60% काम किया। 60% हम कामयाब हो गए कश्मीर में इस ड्रग्स को ख़त्म करने में। आए दिनों आप देख लीजिए, जब से हमने ये मुहिम चलाई, किसी जगह पर 20 किलो, किसी पर जगह पर 40 किलो माफिया अब सड़कों पर नहीं फिरते हैं जैसे पहले फिरते थे। आज हम आपके माध्यम से फिर से ये मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस ड्रग्स के साथ वाबस्ता है, उन माँ बापों को जो जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं कि जो इसके लग्जद में आए हुए हैं। सजाद साहब, और एक चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगा, रिसेंटली जो है मरकज़ी सरकार की तरफ से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक पैकेज अनाउंस किया गया था, रिलीफ पैकेज जिसको हम कहते हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए, कि जितने उसमें हैंड टू माउथ अर्नर्स है, डेली वे अर्नर्स है, उनके लिए एक पैकेज दिया गया था 3 करोड़ के आसपास। सजाद साहब को क्या लगता है कि क्या वो पैकेज उनके लिए, रिलीफ पैकेज जो दिया गया था, उस पैकेज की वजह से घर चल पाता है या घर चल सकता है? देख लीजिए, वो तो उनके साथ मजाक हो गया। 1000 रुपये कोई पैकेज है नहीं।
وہ تو ان کے ساتھ ایک مذاق ہو گیا. تو مجھے شرم آتی ہے بولنے میں کہ ہم نے ریلیف دے دیا, ہماری سرکار نے ریلیف دے دیا 1,000 روپے. اگر دینا ہی تھا کم سے کم 5,000 10,000 ریلیف دیتے. اور اس کے باوجود اگر ہم یہاں پر دیکھ لیجیے 3 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہمارے اوپر ایک آفت آئی, وہ آ گیا 370 کا. اس کے بعد کووڈ نے تو پوری طریقے سے کمبر ہی توڑ کے رکھی. اگر ہم اس میں ہم دیکھ لیں ہمارا اور بھی طبقے ہے, یہ ٹورزم خالی نہیں ہے. ٹورزم کے بعد ٹرانسپورٹر بھی ہے. ٹرانسپورٹر کے بعد جو ہمارے تاجر ہے, دکاندار ہے, جو ہمارے بس والے ہیں یا باقی ہے, ہر ایک طبقہ یہاں پر ابھی 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے. ابھی اگر ان کو پیکیج دینا ہے, میں کہتا ہوں ہمیں نقد پیسے چاہے نہیں. یہاں پر کشمیر میں 95% لوگ لونوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کم سے کم یہ تو کیجئے. میں ایل جی سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو کشمیری لوگوں کو بچانا ہے, اگر آپ کو کشمیری لوگوں کی درد ہے, اگر آپ کشمیر کو جیتنا چاہتے ہو, اگر ہندوستان کشمیریوں کو جیتنا چاہتا ہے, میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ ان لونوں کے اوپر لگام کس لیجئے. جو سی سی ہے ان میں ابھی سٹاپ کر لیجئے, جو بھی بھرنا ہوگا. جتنے اگر 1 سال یہ کووڈ چلتا ہے, کم سے کم 2 سال لوگوں کو اس میں ریلیکسیشن دے دیجئے. واپس 2 سال تک کچھ نہیں بھرنا ہے. 2 سال کے بعد سٹارٹ کر لیں گے وہاں سے لوگ بھرنے کے لیے, تاکہ 1 سال ان کو ایک ایسی گیپ مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے لوگ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوں گے ہزار روپے دے کر. سجاد صاحب, اور ایک چیز جو آپ سے سمجھنا چاہیں گے, جو ایک امپورٹنٹ مدعا بھی چل رہا ہے, اگر دیکھیں ایک پولیٹیکل موو جس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, دہلی کے اندر ہوم منسٹر آف انڈیا جو ہے میٹنگز انہوں نے ریویو لے لی, اس میں جا کے بہت سارے ریومرز کشمیر کے اندر چل رہے ہیں کہ جی لداخ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, جموں کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. حالانکہ اس کی ابھی جو ہے کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ہے, اور جس کو جو ہے باضابطہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی جواب آیا کہ کوئی بھی ایسا موو جو ہے کشمیر کے اندر نہیں ہونے والا ہے. بینگ ایز دا پولیٹیکل لیڈر, آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھ لیجئے, یہ خالی افواہوں کا بازار ہے. کشمیر میں ایک اچھی چیز ہے جو افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے. ان پر آپ مت جائیے, یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ صرف اور صرف امرناتھ کے اوپر امرناتھ شرائن بورڈ کے اوپر ایک میٹنگ ہو گئی تھی, جہاں تک ہمارے ذریعوں کا, ہمارے لوگ ہیں وہاں پر دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ یہ خالی امرناتھ کو کس طریقے پہ یہاں پر لائے کہ نہیں لائے, اس کے اوپر ایک میٹنگ چل رہی تھی اور کچھ بھی نہیں. سجاد صاحب, کرنٹ ٹائم میں اگر دیکھیں کووڈ-19 کا سلسلہ ابھی ان لاک شروع ہو چکا ہے. اسٹارٹنگ میں اگر سری نگر کی بات کریں, فیز وائز جو ہے اوپن ہوا. آج اگر دیکھیں کل کی اگر بات کریں, اب اور 4 دن بڑھایا گیا کہ نہیں جی 4 دن اور جو ہے بازار سے کچھ شاپ کمپلیکس جو ہے وہ کھلے رہیں گے. ٹرانسپورٹس کی اگر بات کریں 50% کیپیسٹی کے ساتھ وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے. تو سجاد صاحب, اب چونکہ یہ ان لاک بھی ہو چکا ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سرکار سے کہ آنے والے فیوچر میں یا آنے والے وقت میں کیا کچھ اقدامات ایسے لینے چاہیے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی لاس ہوا ہے ابھی تک اس کی ایٹ لیسٹ اگر بھرپائی نہ کرے, لیکن وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ آنے والے وقت میں نہ پڑے؟ دیکھ لیجیے, سرکار بھی ابھی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا لائحہ عمل اپنائیں جس سے لوگ چل سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ شاید سرکار کے موڈ میں یہ ہو کہ بینکوں کے ذریعے لوگوں کی مدد نہ کرے, بینکوں کے ذریعے لوگوں کو یا تاجروں کو کوئی مدد کرے, کوئی پیکیج دے. جیسے یہاں پر فلڈ میں ایک پیکیج دیا گیا تھا, اسی طریقے کا ایک بڑا پیکیج آنے والا ہے انشاءاللہ الرحمن, جس سے ہمارے کشمیری لوگ, ہمارے بھائی جموں کشمیر کے لوگ ایک راحت کی سانس لے لیں گے اور آگے بڑھیں گے. یونائٹڈ جنتا دل کو آپ کشمیر کے اندر سجاد صاحب کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ لائک کشمیر کے اندر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنے % ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں یونائٹڈ جنتا دل کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس جنتا دل کا کشمیر کے عوام کے لیے یا پورے کشمیر کے لیے کیا کچھ سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھ لیجیے, جنتا دل یونائٹڈ جو ہے, نتیش کمار جی ہمارے, اس کی واضح پالیسی ہے کہ 370 کے وہ خلاف تھے. 370 جب ٹوٹ گیا, وہاں پر ہمارے 26 ممبروں نے وہاں پر پارلیمنٹ سے ہم نے واک آؤٹ کیا کہ یہ کشمیریوں کے لیے ظلم ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہے. یہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی طرح یہ نہیں کہا, یا پی ڈی پی کی طرف یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ اسٹیٹ ہوڈ اور 370 یا اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں دو گے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. جو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگی تو انہوں نے الیکشن لڑا, اور اس کے ذمہ وار جو ہے ہماری جو یہ خاندانی راج تھا, اس 370 کے ٹوٹنے میں ذمہ وار یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. جنتا دل یونائٹڈ انشاءاللہ الرحمن, لوگوں کو پتہ ہے کہ 1
सच्ची जमात है, एक सच्चे लोगों की जमात है और कश्मीरियों के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं अगर जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर आया, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर ये जो नशे की लज्जत है इससे लोगों को नजात लाएं। आखिरी सवाल मेरा सजा साहब आपसे होगा, फिर उसके बाद आपसे रुखसत लेंगे। कश्मीर के अंदर अगर देखिए रिसेंटली डीडीसी इलेक्शंस हुए जिसमें जाके चेयरमैन भी चुने गए, वाइस चेयरमैन भी चुने गए और जो भी डीडीसी मेंबर्स जीत कर आए। हालांकि रिसेंटली जो एक बजट भी पास किया गया था कश्मीर के अंदर, उसमें अगर देखिए डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए जो जीते हुए थे या चेयरपर्सन थे, बीडीसी थे जिनको डेवलपमेंट के लिए चुना गया, उनके लिए फंड्स भी जो है अनाउंस की गई, हालांकि रिलीज भी की गई। तो सजाद साहब, ये जो इलेक्शन हुआ डीडीसी का डेवलपमेंट के लिए, आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं और उन सब डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उनको जो है लोगों की खिदमत और डेवलपमेंट के लिए चुना गया था? देखिए जी, एक अच्छा कदम था कश्मीर के लिए, ताकि एक मोहल्ले में हम, एक ब्लॉक में हम, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी जब एमएलए के पास होती थी तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना एक मुश्किल होता था, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का तकलीफ सुनना मुश्किल हो जाता। अब एक जो मेम्बरान आ गए थे, लोगों के काम करने के लिए आ गए थे ताकि ये घर घर पहुँचे, और इंशाअल्लाह रहमान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चाहा है कि जिस वजह से यहाँ पर डीडीसी इलेक्शंस किए गए, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम था और इससे हमारे जो गाँव है, हमारे जो एरिया है, रूरल एरिया है, वो इसमें तरक्की करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह रहमान तरक्की करेंगे। जल्द से जल्द यहाँ पर अब इलेक्शन की ज़रूरत है। हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक इलेक्शन कीजिए, एक इलेक्टेड सरकार हो यहाँ पर जो यहाँ पर अपनी तकलीफ सुन सकते हैं। हमारे साथ हम मौजूद थे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड जनता दल के मिर्जा सजाद हुसैन बेग साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। कुछ सवालात हमने पूछे जो रिसेंटली अगर डीडीसी इलेक्शंस हुए उसमें जाके जिनको चुना गया था उनका क्या काम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवालात हमने उनसे पूछे उन्होंने अच्छे से जवाब दिया हो। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रहे तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अब मुझे और मेरे कैमरामैन शोएब नबी को दीजिए इजाज़त। सजाद साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स ब्रदर। मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ पर आए ताकि हमारे आवाज़ जो है वो लोगों तक आप पहुँचाएं।